देखिएगा कि क्या दे रखा है। सबसे पहले ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो पूरे यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और वो जो अट्रैक्शन है उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोल देते हैं। अब अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी से जाकर भिड़ जाना या चिपक जाना, है ना। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि बस अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, अब इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ऐसा है कि ये चेयर रखी है, इधर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि चेयर हल्का सा मेरे को अट्रैक्ट कर रही है, मैं हल्का सा चेयर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से हम दोनों यहाँ पर टिके हुए हैं, ठीक। नहीं तो चेयर कहीं और चली जाएगी और हम कहीं और चले जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए हमारे बीच में रिपल्सिव फोर्सेज हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेज हैं तो फिर वो चीज़ें एक दूसरे से दूर चली जाएंगी बस। तो क्योंकि वो रिपल करती रहेगी, हम किसी के पास ही नहीं जा पाएंगे। तो ये रहता है कि यूनिवर्स में हर बॉडी के और दूसरी बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो चीज़ें टकरा जाएंगी आपस में, और बहुत वीक है तो वो ऐसा रहेगा जैसे हम हैं और ये चेयर है, जैसे हम है और ये लैपटॉप रखा हुआ है, नहीं तो पता चला टक्कर ही लगती रहेगी सबसे, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यही है कि पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जो सोलर सिस्टम है ना, वो भी इसी का एग्जांपल है कि सन जो है, सन तो सेंटर में है, और सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सन के चारों तरफ ही रिवॉल्व कर रहे हैं। कभी ऐसा थोड़ी है कि उनका मूड बदल गया कि नहीं अब मार्स के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, अब सन के चारों तरफ नहीं काटने, सन के चारों तरफ ही काटते हैं। रीज़न क्या है कि सन के और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एग्जिस्ट करता है। अब वो इतना है कि बस वो सन ने उसको रोक रखा है कि नहीं नहीं तुम्हें दूर कहीं नहीं जाना, ठीक है, और उसने सन को रोक रखा है कि नहीं नहीं तुम्हें दूर कहीं नहीं जाना। तो हर एक दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इतना अट्रैक्ट कर रही है कि आप अपनी अपनी जगह पर बस बने रहें, है ना, इधर उधर मत चले जाना, ठीक। तो जैसा कि प्लूटो के केस में हुआ भी है। प्लूटो अब नहीं पढ़ रहे होंगे आप लोग, प्लूटो नहीं पढ़ रहे ना भाई। वैसे तो 9 प्लैनेट्स बचपन में पढ़ा होगा, ये नहीं आपने बचपन में भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने बचपन में पढ़ा था, आपने 8 ही पढ़ा है। और ये पढ़ा होगा कि 9th एक प्लैनेट होता था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो वो कहीं खो गया, यूनिवर्स में कहीं खो गया। क्यों? क्योंकि सन से धीरे 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 उसका डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया तो चला गया। नहीं, प्लूटो के बारे में बस यही बताया गया कि डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि वो यूनिवर्स में कहीं खो गया है, लॉस्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ठीक है ना, चला गया है कहीं। अच्छा जी। और कुछ दिनों बाद, वैसे अभी तक आनी चाहिए थी, वो मार्वल्स वाले बना देते हैं ना ऐसी चीज़ों पर फिल्म बना देते हैं, हाँ कुछ ना कुछ बना देते हैं ना ऐसी, और फिर कोई आता है वो बचाता है पूरी सृष्टि, पूरे यूनिवर्स को। टक्कर हो गई है तो वो फिर ना वो एक हाइपोथेसिस ही, बस मैं वही बता रहा हूँ कि ये हाइपोथेसिस ही होगी। और अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाए तो वो आज भी कहते हैं कि नहीं है, 9th प्लैनेट है। हम तो पहले से करते आते हैं, हम तो 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, वो बनाते हैं ना, वो शुरुआत में पूजा की थाली में बनाते हैं, तो हम तो पूजा करते हैं आज भी। वो कह देते हैं ना ऐसी बातों बातों में, भाई तेरी ग्रह चाल ना कुछ खराब चल रही है तो जरा संभल के रहना। तो वो इसी वजह से कह देते हैं प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह मतलब प्लैनेट्स। अच्छा जी, अब आगे देखेंगे डेफिनेशन इसकी क्या है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशन जो है दुनिया की या पूरे यूनिवर्स की किसी भी दो बॉडीज़ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम ग्रेविटेशन बोल देते हैं। उसके बाद बात करेंगे ग्रेविटी की। तो क्या ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में कुछ अंतर है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी अंतर है। अंतर क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, जैसे मान लीजिए सन है और मान लो मार्स है, तो सन हो गया और एक मार्स हो गया, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ना उसको तो कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सीधा सीधा ग्रेविटेशन। और अगर हम ये कहेंगे कि दो जो बॉडीज़ हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं उनमें से एक बॉडी अर्थ है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ग्रेविटी बोलते हैं। समझ गए? ग्रेविटी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? जब दो बॉडीज़ में से एक बॉडी अर्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और चेयर है, हम दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं ज़मीन पर ही खड़ा हूँ, हवा में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अर्थ ने मेरे को खींच रखा है, अर्थ ने हमको अट्रैक्ट कर रखा है। तो एक बॉडी तो अर्थ हो गई और एक मैं हो गया, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, वो ग्रेविटी कहलाएगी। तो अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है उसको कहते हैं ग्रेविटी, और उसके अलावा कोई भी चीज़ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये होता है अंतर। तो चेयर और अर्थ
ग्रेविटी, हाँ, और चेयर और तुम्हारे बीच में ग्रेविटेशन है, ठीक है। चलिए जी, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। इफ वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडीज इज द अर्थ, देन ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो अगर अट्रैक्टिंग बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाएगी, तब उसी को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी बोल देते हैं। ग्रेविटेशन को ही ग्रेविटी बोल देते हैं अगर एक बॉडी अर्थ हो जाएगी तो, ठीक। आगे देखें डेफिनेशन। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस, जो उसके ऊपर पड़ी हुई है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉल पड़ी हुई है, अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, तो भी उसको क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उसको अर्थ ने खींच रखा है अपनी तरफ, इसलिए पड़ी हुई है। तो हम तो ये कह रहे थे कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर उस चीज़ से टकराई जाएगी। यहाँ तो टकराई हुई है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम अर्थ की बात करेंगे ना, कि अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो अर्थ कहाँ तक खींचेगी? अपने सेंटर ऑफ मास तक, यानी कि सेंटर तक खींचेगी। तो इसका मतलब ये जो बॉल यहाँ पर पड़ी हुई है ना, अर्थ के सरफेस पर जो बॉल पड़ी हुई है, एक्चुअली टकराई हुई नहीं है। ये क्या है कि ये सेंटर तक खींच रही है लगातार, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा होल कर दोगे, ये और नीचे चली जाएगी, थोड़ी और ड्रिलिंग कर दोगे और नीचे चली जाएगी। आप सेंटर तक इसकी पूरी ड्रिलिंग कर देंगे, ये सेंटर पर जाकर यहाँ रुक जाएगी, अब खत्म हो जाएगा। अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा नहीं, क्योंकि अब वो वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है। तो ग्रेविटी सेंटर पर फ्लोट करेगी, बिल्कुल सेंटर पर आकर यहीं पर फ्लोट करेगी, रुक जाएगी। ये सरफेस पर रखी हुई है, तो इस पर फोर्स कहाँ तक लग रहा है? सेंटर तक लग रहा है इस पर फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं हम फ्री फॉल की। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये तो चलो यहाँ पर लग रहा है कि जो पड़ी हुई है अर्थ की सरफेस पर। हमारे जो घर बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं? अर्थ की सरफेस पर ही तो बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा स्फीयर है, पूरा का पूरा हमारा बॉल है, बहुत बड़ी जो अर्थ है। और अर्थ की जो सरफेस है ना, इसकी सरफेस के ऊपर ही समंदर है, इसकी सरफेस के ऊपर ही जंगल है, सरफेस पर ही पहाड़ हैं, मोबाइल टावर्स भी इसी पर लग रहे हैं, घरों की बिल्डिंगें सब यहीं पर बना हुआ है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है। अंदर थोड़ा बहुत इतना है कि मामूली सी आपने ड्रिलिंग कर दी, जो कि अर्थ के केस में मामूली सी होती है कि आपने बेसमेंट 1 तक पहुँच गए, बेसमेंट 2 तक पहुँच गए, या बेसमेंट 3 तक पहुँच गए। कहीं सुना है बेसमेंट 4, बेसमेंट 5, ठीक है। बेसमेंट 3 भी जब आपने देखा होगा ना, तो मन में ये आता होगा यार छतें इतनी छोटी क्यों है इसकी, ठीक है। उस पर भी पाइप वाइप जा रहे होते हैं, मॉल्स में होता है ज़्यादातर, उस पर भी पाइप वाइप जा रहे होते हैं। तो भाई वो देखा जाता है, सॉइल टेस्ट करी जाती है हर जगह की, कि कहाँ तक आप खुदाई कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा नीचे जाएंगे पानी निकल आएगा, ठीक है, पानी निकल आएगा, वहाँ कंस्ट्रक्शन फिर पॉसिबल नहीं होती। तो हम थोड़ा लिमिट तक खुदाई कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। और सेंटर तक भी जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर मॉल्टन लावा होता है, भभकता हुआ जलता हुआ लावा होता है, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं ऑन और नियर इट सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस के पास, अर्थ के सरफेस के पास मतलब अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, 10-10, 12-12, 15 किलोमीटर ऊपर, बहुत ऊपर, मतलब जहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो उस हाइट तक भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे जब हाइट बढ़ती जाती है ना, तो ग्रेविटी ना हल्की होती जाती है, फीबल होती जाती है। तो ये वही वाली चीज़ है कि जब इंसान स्काई डाइविंग करता है, तो वो ऊपर से कूद गया, है ना, और कूदने के बाद में पहले तो चिल्ला ही रहे, बस चिल्लाए जाना, पैराशूट खोला नहीं है। तो तब तक क्या कर रहे हैं? तब तक ग्रेविटी ढंग से एक्ट नहीं कर रही है। धीरे 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 जैसे 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 अर्थ के सरफेस के नज़दीक नज़दीक आता चला जाएगा, तो अब स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी का जो असर है वो दिखना शुरू होगा, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वो खत्म होता चला जाता है। जो आप टॉपिक पूछ रहे हो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी टॉपिक ही है कि अर्थ की सरफेस पर रख कर किसी रॉकेट को ऐसे लॉन्च किया जाए कि इतनी स्पीड पर लॉन्च किया जाए कि वो वापस नहीं आएगा। वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उसको एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया। एस्केप का मतलब है कि टू एस्केप आउट, एस्केप का मतलब है भाग जाना, टू एस्केप आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाए वो। अब जब वो बाहर चला जाएगा, आप खुद सोचिए, अभी जैसे कितने सैटेलाइट्स जाते हैं, और सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सैटेलाइट्स पर जो रेंज होती है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो अलग अलग चैनल्स जो हैं वो खरीद लेते हैं उनको। जैसे आज तक है, आज तक को अलग उस पर खरीद रखा है, जैसे स्टार न्यूज़ है या ABP न्यूज़ है, तो सब ने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज परचेज कर रखी हैं। सैटेलाइट किसने भेजी? सैटेलाइट तो गवर्नमेंट ने भेजी ना, सैटेलाइट तो हमारे जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भेजी ना, इसरो ने भेजी। तो अब आप ये सोचिएगा कि वो कोई बंदा थोड़ी जाता है ऊपर जा कर के, नहीं अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर उसको जो है वो कहीं फिक्स करेंगे,
फिक्स नहीं करते कहीं पर भी। वो क्या होता है कि आपने उसको एस्केप वेलोसिटी से भेज दिया, अब जब भेज दिया ना तो अब उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है, तो वो जहाँ तक पहुँच गई वो टंगी हुई है वहीं हवा में, वो वहीं टंगी हुई है। अब अर्थ जो है वो चारों तरफ, अर्थ तो अपने एक्सेस के अबाउट भी रिवॉल्व करती है, जो सैटेलाइट है वो वहीं की वहीं है। तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो सैटेलाइट के अंदर सिस्टम होता है, अर्थ इतना रिवॉल्व करी तो ये टाइम हो गया, इतना रिवॉल्व करी तो ये टाइम हो गया। तो अब जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज़ मोबाइल टावर्स भी उनसे खरीदते हैं, कहते हैं ना स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम परचेज करती हैं कंपनीज, तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम परचेज करती है और उसका पेमेंट गवर्नमेंट को करती है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट का मेंटेनेंस वगैरह वो सब गवर्नमेंट ही देखती है। तो वो परचेज करा, और परचेज करने के बाद फिर होता क्या है कि कभी भी, आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, पहले होते थे मोबाइल फ़ोन्स, मतलब आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स ऐसे होते थे, उसमें टाइम ना सेट करना पड़ता था। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ करने के बाद टाइम सेट करना होता है। अब कुछ नहीं है, अब तो आपको डालना है उसके अंदर, वो सिम जो है वो अपने आप ही नेटवर्क टाइम सेलेक्ट कर लेगा, उतने से आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको टाइम जोन सेलेक्ट करनी होती है, टाइम जोन मतलब कंट्री सेलेक्ट कर लो, आप सिटी सेलेक्ट कर लो, वो अपने आप टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा सैटेलाइट कंट्रोल्ड होता है। तो ये जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग वगैरह होती है ये टोटल ग्रेविटेशन पे ही बेस्ड होती है। अगर मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए तो जितनी भी सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई सब धीरे धीरे आकर गिरेंगी, आकर अर्थ पर, कोई कहीं गिरेगी कोई कहीं गिरेगी, ऐसा हो जाएगा। चलिए जी, अगला टॉपिक देखते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है? एक चीज़ तो ये है कि मैंने किसी एक डब्बे को लिया, बड़े से डब्बे को लिया, उठाया, ऐसे फेंक दिया नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसमें कोई फोर्स लगाई है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि हमने किसी को पकड़ा ऐसे और छोड़ दिया ऐसे, तो छोड़ने पर वो हवा में नहीं लटकती चीज़, वो सीधा नीचे ही गिरती है। तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल, कि वो फ्रीली गिर रही है नीचे, उस पर किसी भी तरीके का आपने फोर्स नहीं लगाया है। उसको खींच कौन रहा है? अर्थ खींच रहा है, वो भी यही है, वो भी फ्री फॉल है। नहीं, फोर्स वगैरह कुछ नहीं, वो तो इतना है ना कि भाई आप कूदोगे वहाँ से, कूदने के बाद में ये थोड़ी है कि आप इशारा कर रहे हो कि नहीं मुझे यहीं गिरना है, वो तो कहीं भी जा सकते हो। और वो इसलिए बोला भी जाता है कि काफ़ी टाइम तक जो है ना वो आपको पैराशूट खोलना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एयर रेसिस्टेंस इतना हो जाता है कि वो पता चला कि कूदे तो यहाँ पर, वो चले गए पाकिस्तान, वहाँ जाकर लैंड कर रहे हो। तो इस वजह से कह दिया जाता है कि भाई शुरुआत में जब आप गिरोगे तो भाई इधर ही आओगे, सीधे सीधे ही आओगे। तो इस वजह से करा जाता है। उसकी भी एक सेफ लिमिट होती है कि उतनी हाइट पर जाकर ही वो जंप करवाते हैं, उससे ज़्यादा जंप करवाते भी नहीं। अच्छा जी, फिर द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। तो किसी भी बॉडी का जो मोशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम करती है उसको हम बोल देते हैं फ्री फॉल। अब आ जाइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या कुछ होता है, हम ये कहते हैं आज ही होता है। क्यों भाई? पहली मंजिल से किसी चीज़ को गिरा दो तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी उस पर, दूसरी से गिरा दो ज़्यादा लगेगी, तीसरी से गिरा दो टूट ही जाएगी, चौथी से गिरा दो चूरा बन जाएगा उसका। तो धीरे धीरे होगा क्या कि आप जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि होता क्या है कि जैसे 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 हाइट बढ़ती जाती है ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया कि कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। तो होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ना नीचे, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड ना बढ़ती रहती है, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड के बढ़ने को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी ही तो उसको खींच रही है नीचे की तरफ। तो देखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी, अर्थ के सरफेस के पास जो स्मॉल जी है। अब ये नई चीज़ आई है आपके लिए जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ये जो स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी की वैल्यू आपने ना 9th क्लास में पढ़ा था, वो था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने देखा, चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ये वैल्यू फिक्स है, तो हम ये कहेंगे कि अर्थ के सरफेस के थोड़ा बहुत नज़दीक तक, थोड़ा बहुत नज़दीक तक मतलब अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, किसी टावर की बात करते हैं, 25 मंजिल हो गई, 40 हो गई, 50 मंजिल हो गई, तो वहाँ तक भी हम देखेंगे तो जी की वैल्यू इतनी होती है। लेकिन उसके बाद ये जो इंदिरापुरम में साया है उसमें 50 मंजिल है ना, गोल्ड कोस्ट साया 50 है शायद, 50 मंजिल से ऊपर है नहीं यहाँ पर, गाजियाबाद में तो नहीं है। देखा नहीं है वो जो शिप्रा मॉल है, शिप्रा मॉल के बराबर में
चक्कर ही खाकर गिर जाओगे, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची, मुझे लग रहा है 10 साल में बनी है जाकर, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। गए हो कभी वहाँ टॉप पर? टॉप पर गए हो? मेरा भाई गया था। हाँ नहीं नहीं, 50 है शायद, 50 है, मेरे को श्योर नहीं हूँ, 50 हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बनाई गई थी इस हिसाब से, उस पर परमिशन ली गई थी। तो वहाँ जब सबसे ऊपर जाते हैं, वहाँ इतनी इतनी गाड़ियाँ दिखती हैं, इतनी इतनी सी गाड़ियाँ दिखती हैं, उससे ऊंची बिल्डिंग नहीं है यहाँ गाजियाबाद में, नहीं है। तो वहाँ तक भी अगर हम देखें, इतनी ऊंची बिल्डिंग तक भी देखें, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई खड़ा हो जाता है किसी बिल्डिंग के आगे और फोटो खिंचाता है कि भाई इसमें पूरी बिल्डिंग आनी चाहिए, उसमें पूरी बिल्डिंग आती नहीं है। शिप्रा मॉल इंदिरापुरम का देखा होगा, इंदिरापुरम का शिप्रा मॉल नहीं देखा क्या? सबसे पुराना मॉल है, अब वो नॉर्थ इंडिया मॉल हो गया उसका नाम। हाँ, मुझे लग रहा है तुम सबसे ज़्यादा शरीफ बच्चों में से एक हो। शिप्रा मॉल तो देखा होगा, अरे नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, यहाँ का सबसे पुराना मॉल वही है। ठीक है, चलिए जी। सारे बच्चे ऐसे ही होने चाहिए वैसे। अरे मैं भी 12th में था, मेरे को भी काफ़ी फ्रेंड्स थे मेरे, वो बताते रहते थे भाई जीआईपी जीआईपी जी, मुझे पता ही नहीं था जीआईपी क्या है, मैं जानता ही नहीं था। ग्रेट इंडिया पैलेस, जीआईपी, जीआईपी मॉल नोएडा में है ना। तो वो उस टाइम अकेला वही मॉल था, है ना। और सेक्टर 18 की मार्केट होती थी, वो बताते थे, बाकी सब जंगल जंगल पड़ा हुआ था। तो वो होते थे ना, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो थोड़े से लिबरल टाइप के होते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों को, चल बेटा कोई बात नहीं, आज तो जिया अपनी ज़िंदगी, आज तो घूम ले अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं तो पूछ भी लेता था ना, उतना पर भी खुराक मिल जाती थी मेरे को कि मैं घुमाऊंगा तुझे, है ना, जहाँ जाना है मेरे साथ चलियो, कोई दोस्त वोस्त नहीं, कुछ नहीं, तो कहीं भेजते ही नहीं थे हमें तो। चलिए जी, अब आगे देखेंगे वेट ऑफ अ बॉडी। तो वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी is the measure of the gravitational pull exerted by the earth upon it. Weight of a body is the measure of the gravitational pull exerted by the earth upon it. तो वेट क्या होती है? वेट भी ये नहीं है कि हमारा वेट कितना है, मेरा वेट तो 50 किलो, तुम्हारा वेट कितना है, भाई मैं तो हल्का फुल्का ही हूँ, 40 किलो का ही हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे जो है ये वेट नहीं है, ये मास है। और वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो हमने इसमें लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो वेट है, वेट क्या है? वो फोर्स है, जिस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, उसको बोलते हैं वेट। तो वेट क्या है? पेज नंबर 2 पर आ जाइए। वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जिस फोर्स से कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है, उसको हम वेट बोलते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी W इज इक्वल टू mg, ये हम देख ही चुके हैं। उसके बाद है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, न्यूटन्स मून टेस्ट, ये हटा दीजिए, ये नहीं करना। तो पेज नंबर 2 पर न्यूटन्स मून टेस्ट नहीं करना है। पेज नंबर 3 भी पूरा गायब है। फिर पेज नंबर 4 पर आ जाना है। पेज नंबर 2 पर न्यूटन्स मून टेस्ट नहीं करना। फिर आपका जो पेज नंबर 3 है वो भी पूरा नहीं करना है। पेज नंबर 4 पर आएंगे सीधा सीधा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पेज नंबर 4 पर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा नाम भी होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं? वो जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिएगा, according to Newton's universal law of gravitation, every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two particles. ठीक है,
हाँ हाँ, 9th में था ये, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बाद में करना बात। M1 हो गया, M2 हो गया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो फोर्स है ना इन दोनों बॉडीज़ के बीच में, ये वाली जो बॉडी है M1 जिसका मास है, ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो किस फोर्स के साथ खींच रही है? F फोर्स के साथ। सिमिलरली जो ये वाली M1 और M2, हाँ M1 M2 को खींच रही है, सिमिलरली M2 जो है वो M1 को भी खींच रही है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F is directly proportional to the product of these masses. F is directly proportional to M1 M2, है ना। और दूसरा है कि F is inversely proportional to the square of the distance between them. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया? R स्क्वायर। तो F R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, तो कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, combining these two factors, F is directly proportional to M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो F जो है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज़। फिर ये कहते हैं कि जब हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट इंक्लूड हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब भी कभी हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर एक इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है बीच में, है ना। आप याद करिए जैसा 10th में करा था, 10th में ये था ओम्स लॉ, ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ करा था ना कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर आप अगले स्टेप में क्या करते थे? इक्वालिटी साइन लगाते थे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता था, उसको क्या बोल देते थे? R। तो V इज इक्वल टू RI, ये हमारा क्या बन जाता था? ओम्स लॉ। तो इसी तरीके से जब भी कभी कहा जाता है ना कि कोई चीज़ प्रोपोर्शनल है किसी की, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन अगर हम लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया G, तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ पर G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कि भाई यूनिवर्सली ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिर्फ अर्थ पर लगेगा, ये अर्थ पर, स्पेस में, हर जगह लगेगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। वेयर G इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डेफिनेशन ऑफ G, वो बोला है इन्होंने कि इफ़ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और R जो है ये भी 1 मीटर है, तो हम ये कहेंगे F इज इक्वल टू G हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ G 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ तक देख लिया। अब हम हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ G। ठीक है, ये भी काट दीजिए, ये भी नहीं है सिलेबस में। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ G, ये भी हटा देना है।
पेज नंबर 6 तक जा रहा है ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, हटा दो। उसके बाद सीधा पेज नंबर 7 पर आना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पेज नंबर 6 पूरा हटा देना है, पेज नंबर 7 पर आना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बस इसको ज़रा यहाँ तक आप पहुँचिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। In my defense, his birthday should be anything but इसकी muscles record हुई। पानी वानी पिया करो, जरा खाना वाना खाया करो ढंग से। सर कल फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल था उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। फिजिकल एजुकेशन और किसी ने भी ले रखा है क्या? है तुम्हारे पास भी? अच्छा छोड़ दिया, तुम्हारे पास भी है? अरे फिजिकल एजुकेशन में हमारा एक दोस्त था फिजिकल एजुकेशन में, उसमें क्या करवाया कि दौड़ लगवाते हैं, वो पुशअप्स लगवाते हैं, और सबसे खतरनाक चीज़ है वो सिटअप्स लगवाते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसमें
क्या कहते हैं, हमारा एक दोस्त था, तो क्या हुआ कि मेरे को बोल दिया कि तुम्हें इसके पैर पकड़ने हैं, और वो टाइमर लेकर खड़े हुए हैं कि कितने ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, अरे उसका यहाँ की नस चढ़ गई, उसके यहाँ की नस चढ़ गई और वो पकड़ कर बैठ गया, उसको रोना शुरू कर दिया, "यार, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, छोड़ दो।" तो आदत है नहीं, और वो लगवाया एकदम से, तो बड़ा बुरा हाल हुआ उसका बेचारे का। चलिए जी, अगला देखते हैं। चलिए जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये चीज़ ना कभी किसी के गाइडेंस के बिना नहीं करनी चाहिए। कई बार योगा वोगा करने लगते हैं लोग, फिर आसन करते हैं ना, तो आसन में ही रह जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ये पता चला, हाथ घुमाया, पैर घुमाओ, पैर ऊपर ही रह गया गर्दन के ऊपर, फिर चिल्ला रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। हाँ हाँ, उसको कहते हैं कि वो कंप्लीट, मतलब वो सारा कुछ हो जाता है अगर वो कर लिया तो। अप नहीं हुआ, हाँ वो हो जाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ जी, वेक्टर फॉर्म भी बेहद इसकी आसान है, उसमें बस आपको डायरेक्शन बता देनी है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 है, तो उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर m1, फोर्स की। और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m2, उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है और m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बीच में डॉटेड लाइन बना दी हमने कि फोर्स इसी डॉटेड लाइन के अलोंग लगेगी। तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर, इसको बोलेंगे F12 वेक्टर, और इसको बोलेंगे F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। हाँ जी, हाँ जी, वही। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अब देखिएगा, जैसे F12 वेक्टर है ना, तो F12 वेक्टर क्या है कि फोर्स लग रही है फर्स्ट वाले पार्टिकल पर, वन वाले पार्टिकल पर, m1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। तो फोर्स इस पर लग रही है, लेकिन लग किसकी वजह से रही है, 2 वाले पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो इसलिए F12 बोल दिया। यहाँ पर क्या है कि फोर्स किस पर लग रही है, 2 वाले पार्टिकल पर, तो 2 वाले पार्टिकल 2 पहले लिखेंगे, और लग किसकी वजह से रही है, 1 की वजह से, तो F21 वेक्टर ये हो गया। तो F12 वेक्टर इस तरफ होगा, F21 वेक्टर इस तरफ होगा, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो r है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर शो करते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे शो करेंगे भाई, फोर्स F12 वेक्टर ये इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ जाने वाली डायरेक्शन है ना, तो इसको बोल देते हैं R12 कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसी तरीके ये वाली डायरेक्शन हो गई, और इसी तरीके से जो ये वाला है 2 से 1 की तरफ, तो ये हो जाएगा R21 कैप, ये इस तरफ। तो R12 कैप और R21 कैप ये हो गया। यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी वैल्यू में अगर आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको डायरेक्शन दे देगा बस। जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्थ की तरफ हमको जाना है, हमें पता है भाई 5 मीटर पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो 5 मीटर पर सेकंड किस तरफ है, पता नहीं किस तरफ है, नॉर्थ भी जा सकता है, साउथ भी जा सकता है, ईस्ट भी, वेस्ट भी। तो अगर नॉर्थ की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर हमारे पास है, तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से 5 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वो वेलोसिटी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसलिए ये जो R12 कैप है, कैप लगाया जाता है उस वेक्टर पर जो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो R12 कैप आपने F12 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये फिक्स है कि आपको 1 से 2 की तरफ, ये F12 वेक्टर फोर्स 1 से 2 की तरफ ही लग रही है। क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद आगे देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। युविका बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट रुकिए।
देखिए जी, इस चीज़ को ढंग से समझ लेना। जैसे ये F12 वेक्टर है, तो F12 वेक्टर जब भी हम किसी फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि फोर्स लग किस पर रही है। फोर्स लग रही है मास 1 पर, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 पर। लग किसकी वजह से रही है? 2 की वजह से लग रही है। तो क्या हो गया? F12 वेक्टर, है ना। तो F12 वेक्टर हो गया। अब ये जो फोर्स लग रही है ना, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, और आप ये कहें कि आपके पास इनमें ये ए बी है, ये ए सी है, ये ए डी है, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे को एक फोर्स लगानी है, मान लीजिए 5 न्यूटन की फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स। अभी सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स हमने लिखी है, तो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिखा है। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि आपको एफ ए डी बताना है, ए से डी की डायरेक्शन में बताना है, तो आप लिखेंगे एफ ए डी। तो अब आपको डायरेक्शन मिल गई, तो ए डी वैक्टर। तो ए से डी वाला यूनिट वेक्टर ढूंढना होगा आपको। तो आप ये कह देंगे कि अगर ये R1 कैप है, अगर ये वाला वेक्टर R2 कैप है ए से सी वाला, और अगर ये वाला R3 कैप है, तो आपको क्या करना है? ए से डी वाला जो वेक्टर है ना, वो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ऐसे हो जाएगा 5R1 कैप, और अब लिखें न्यूटन। तो ये अब ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू हमारे पास है, तो उसमें आप क्या करें? जैसे ये क्या है? ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है। अब अगर इसमें मैं R12 कैप कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें R21 कैप मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगी। बस इतना है। तो आप ये देखिए कि 5 न्यूटन फोर्स है हमारे पास, 5 न्यूटन में R1 कैप मल्टीप्लाई करा, तो ये AD की डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना। ये इसलिए होता है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं। बताइए जी, क्लियर है युविका? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं मैं। तो अब आप ये देखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F12 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। ये माइनस कहाँ से आ गया? ये माइनस कहाँ से आ गया? ये माइनस इस वजह से आया है कि F12 वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं इसमें R21 कैप मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है, तो माइनस आएगा। और अगर आप चाहें कि नहीं माइनस नहीं लगाना, तो ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? R12 कैप लगा दो यहाँ पर। बस इतना है। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप अगर R12 कैप लगाएंगे तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लगा दो। बस इतना करना होता है। ये नेगेटिव साइन इसी वजह से समझाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, यही चीज़ सारी समझा रखी है कि R12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B। R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A। F12 वेक्टर क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बाई B। अगर इस वाले को A बोल दिया और इस वाले ऑब्जेक्ट को B बोल दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। ठीक है। और F21 वेक्टर क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। F21 वेक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाई A, एक्सर्टेड ऑन B बाई A। सीधा सीधा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं यहाँ पर नीचे। उसके बाद आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि आप सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स ये है कि हम कहीं हवा में लटके हैं और कोई चीज़ हमको नीचे खींच रही है और कोई चीज़ हमको ऊपर पुश कर रही है। तो अगर मान लीजिए वो फोर्सेस बराबर है ना, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई हमको नीचे खींच रहा है। अब अगर इतने ही एक्सेलरेशन वाली फोर्स से हमको कोई ऊपर खींचने लगे तो हम कहीं जाएंगे नहीं, हम वहीं रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्सेस है ना, ये एडअप होती हैं, ये एडअप होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो अगला टॉपिक है वो यही कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर
2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये 4 फोर्सेज लग रही हैं, 2, 3, 4, 5 एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो सारी की सारी एडअप हो जाएंगी। अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो नीचे वाली को पॉजिटिव मानोगे तो ऊपर वाली को नेगेटिव मान लो, बस नीचे वाली को नेगेटिव मानोगे तो ऊपर वाली को पॉजिटिव मान लो, तो वो अल्टीमेटली ऐड ही होंगी सारी की सारी। तो जितनी भी फोर्सेज लगेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर ये पूछा जाए कि आपको नेट फोर्स बतानी है तो सारी की सारी, नेट का मतलब होता है टोटल, सारी की सारी फोर्सेज का आपको टोटल करना होगा। क्लियर है? ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the gravitational force between two masses acts independently and uninfluenced by the presence of other bodies. Hence, the resultant gravitational force acting on a particle due to a number of masses is the vector sum of the gravitational forces exerted by the individual masses on the given particle. तो एक पार्टिकल पर हजारों फोर्सेस लग रही हैं, तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी है, मतलब टोटल फोर्स कितनी है, तो सबका टोटल कर देना है आपको और कुछ नहीं। तो आप ये देखिए, रिजल्टेंट फोर्स लिखा है, मैं अभी पेज नंबर 8 पर हूँ। रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर वैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज एफ आर वैक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो प्लस Fn वेक्टर। यहाँ तक आप इसको करेंगे, और ये करने के लिए जब आपने सारी की सारी फोर्सेस का आपने समेशन कर दिया, समेशन मतलब सबका एडिशन करा, तो आप इसमें समेशन का सिंबल लगाएंगे। समेशन का सिंबल जिसको हम कैपिटल सिग्मा बोल देते हैं, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, हाँ बताता हूँ मैं, हाँ ये हो गया Fi वेक्टर। ये ग्रीक अल्फाबेट है, तो ऐसा होता है कि जब भी कभी हम कैपिटल ए की बात करते हैं तो स्मॉल ए भी आता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये होता है। इसी तरह से ये ग्रीक अल्फाबेट है, ये तो कैपिटल सिग्मा होता है और ये स्मॉल सिग्मा होता है। तो सिग्मा दो तरीके के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी बता दूंगा। यूज़ करा होगा ना, ये तो कहीं पर देखा होगा ना। हाँ वो मुझे पता नहीं, आधा न। तो बस इतना कर लीजिए जी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे। न्यूटन शेल थ्योरम है, ये भी सिलेबस में से कट हो चुका है, तो मैं ना हार्ड कॉपी निकाल कर ही रखूँगा इसकी, हार्ड कॉपी निकाल कर रखूँगा ताकि फिर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए जी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्लास ना ट्यूसडे में ही रखेंगे, कल कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं बीच में ऑफ करा था, कल कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ।